अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पर कभी भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर एक वक्त में हुकूमत बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही होती है, ऐसा लगता है कि उसको कोई चैलेंज खास दरपेश नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का, और रावी बस चैन ही चैन लिख रहा है, तो चंद ही दिनों बाद या दूसरे ही दिन ऐसे लगता है कि एकदम से हुकूमत की कश्ती डगमगाने लगी है और ऐसे लगता है कि उसके सामने पहाड़ जैसे मसाइल मुंह खोले खड़े हैं, एक के बाद एक महाज है कि खुलता चला जाता है। ऐसी ही सूरत हाल हर हुकूमत को दरपेश रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। अभी चंद दिन पहले तक ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद माशी इशारे भी कुछ बेहतर होने लगे हैं, शायद अपोजिशन में भी अब दमखम नहीं है, वो तहरीक में जान नहीं है और इदारों के साथ मामलात भी सब ठीक चल रहे थे। लेकिन अचानक ही हमने देखा कि महंगाई एक दफ़ा फिर से यूँ कहें अगर कि बिल्कुल बेकाबू होकर सरपट दौड़ने लगी है और बिल्कुल हुकूमत के काबू में नहीं आ रही, जिसकी वजह से इशारिये भी जो थे मईशत के वो सारे डगमगा गए, जिसके बाद हुकूमत पर काफ़ी दबाव था और PDM ने यह दबाव मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया जब वो एहतजाज और मुजाहरों के लिए सड़कों पर आ गए हैं। PDM ही नहीं, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर अलग मुजाहरे कर रही है, तो जमात इस्लामी ने भी मुजाहरे किए हैं और तो और कलअदम तंजीम की जानिब से भी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया। उनका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हुकूमत कितनी परेशान है, ये तमाम एहतजाजों मुजाहरों को लेकर के, महंगाई काबू में नहीं आ रही है और मामलात भी कुछ पहले की तरह स्मूथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हुकूमत कैसे इन तमाम सूरत हाल से निपटेगी? क्या ये भी क्राइसिस सारे निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या फिर कोई सूरत हाल बिल्कुल बाजी पलटने में ख़त्म होगी? इसी हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए, ना सर, आज हम जो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे थे PDM के, वो तो देख ही रहे थे। अभी अफसोसनाक खबर ये भी आई है कि जो कलअदम तंजीम की जानिब से बात शुरू की गई थी कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी तसादुम हुआ है, जिसमें अफसोस की खबर आ रही है कि जी पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। तो हुकूमत के लिए तो इस तरह के मनाजिर कभी भी किसी भी हुकूमत के लिए खुशाइंद नहीं होते। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपने जो अपने इंट्रो में बात की, तो आप ज़रा सा गौर करें ना, अगर पाकिस्तान की तारीख़ पे और ख़ास तौर पे सियासतदानों ने जिस तरह से अपनी हुकूमतों में जो अमल किए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उस वक्त हालात ज़्यादा ख़राब हुए जब हुक्मरानों ने खुद किसी बम को लात मारी। यहाँ पे अब अगर आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें, तो रावी तो उनके लिए चैन ही चैन लिख रहा था। उन्हें तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते नज़र आते थे कि जनाब अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के हैं जी। लेकिन अब अचानक से ये क्या हुआ? अब आप सबसे पहले ये देख लें कि जिस कलअदम तंजीम की, कलअदम जमात की आप बात कर रहे हैं, आज 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और उसके बाद 6-7 ऐसे हैं जो इस वक्त हस्पताल में ज़ख्मी हालत में। अब मुझे आप ये बताएं कि जब ये सूरत हाल होगी और पंजाब हुकूमत ने ऐलान भी, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि आहनी हाथों से निपटेंगे और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा और सख्ती की जाएगी। बात ये, आपने नौबत यहाँ तक आने ही क्यों दी? आपने सूरत हाल को पहले कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपने क्यों ये हालात पैदा होने दिए कि बात यहाँ तक पहुँच जाती? मामला ये है कि महंगाई को लें तो अब महंगाई से, मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा महंगाई से। आज देख लें, लोग, ये अलग बात है जिस पे लोग कहेंगे कि जी कितने लोग थे, क्या था, लेकिन क्या लोग मैटर करते हैं? बाज़ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिस पे लोग मैटर नहीं करते। आज PDM ने या पीपल्स पार्टी ने या जमात इस्लामी ने जहाँ भी मुजाहरा किया, उसमें लोग 5 थे या 5000, ये सवाल नहीं है। मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि मुजाहरा तो हुआ, सड़कों पे तो लोग हैं, सड़कों पे लोग आए और पूरा दिन मीडिया पे उनको कवरेज मिली। यानी आप अपनी पॉलिसी से ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि आपके लिए अब रावी साहब चैन नहीं लिख। अच्छा, मुझे याद आ रहा है आपकी बात से, जो आपने गुज़िश्ता हुकूमतों की बात की, तो साबिक दौर में भी जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ये पनामा स्कैंडल से पहले तक
ऐसे ही लग रहा था कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन अचानक से आनंद फानन प्राणाम स्कैंडल और ये वो सब चीजें हुई और फिर हमने देखा कि बिल्कुल बाजी ही पलट गई। जब तो हमारा एक रिवायत है। हाँ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब भी कोई हुक्मरान अपने तई ज्यादा इनकलाबी बनने की कोशिश करता है, ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करता है, हाँ जी, तो उनको फिर अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये गलतियां दर गलतियां हुकूमत करके अपने लिए खुद ही क्राइसिस क्रिएट कर रही है? आप अग्री करेंगे इस थ्योरी से? मैं नहीं समझता कि यहाँ गलतियां जरूर हुई हैं, नो डाउट अबाउट दैट, मगर मैं समझता हूँ ऑपोजिशन के लिए इससे बेहतर मौका कभी आया ही नहीं है, ये जो 3-3.5 साल जो गुजरे हैं। देखिए, महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये हम समझते हैं कि कसूर किसका, मैं नहीं समझता ये इमरान खान का कसूर है, मगर इमरान खान जो है उसको निपटना पड़ेगा उसको। साथ साथ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का जो थोड़ा सा अनबन हो गया है, ये अफसोस की बात है और ये इसका भी असर पड़ा है। अमेरिका जो है वो बिल्कुल बाहर आके सीधा बता रहा है सब पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर इस्टेब्लिशमेंट को कि देखो भाई, हम तो इनके साथ नहीं है, ये जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, एब्सोल्युटली नॉट के साथ हम नहीं हैं, और हम जो हैं हमारा जो प्रेफरेंस है वो दूसरे हैं। और साथ साथ अफगानिस्तान में भी हालात जो हैं वो बद से बदतरीन जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लड़ाई भी ख़त्म हो गई है और सारे बड़े मामले निकल रहे हैं, तो एक तरफ से तो इतनी डिससैटिस्फैक्शन पब्लिक का और ऐसा मौका ऑपोजिशन को अपना पॉइंट को हैमर होम करना तो नहीं निकला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कमजोरी क्या है ऑपोजिशन का, पीडीएम तो स्प्लिट है, टूटा हुआ है, फुस है। नून जो है वो भी स्प्लिट है, शहबाज शरीफ और उसका बेटा और नवाज और उसके बेटी, तो मेरे ख्याल में उधर कोई खास यूनिटी नहीं है। और पीपीपी के जो आपने देखा था जो हुआ था चंद दिन पहले कराची में, वो तो 4-5 हज़ार लोग थे 18 अक्टूबर का वो जो सानिया था उसको मार्क करने आया। वो सरप्राइज, मैं तो सोच रहा था उससे बहुत ज्यादा लोग आएंगे। तो ये है, आप देख लें, आप वे कर लें, एक तरफ ये और एक तरफ वो। अब आपका आर्गुमेंट ये कि ऑपोजिशन भी इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है इस वक्त, वरना वो सूरत हाल का फायदा उठा पाती। एब्सोल्युटली। ठीक, कंटिन्यू। अब आप आ जाए महंगाई पे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे डिस्कशंस इस पे होंगे और बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मगर एक छोटा सा मैं एक प्रोपोजिशन आपको पेश करता हूँ। हर आटा के बैग पे आज 2050 रुपया का सब्सिडी है, हर आटे के बैग पे। और आपको ये पता है ये सब्सिडी किधर जा रही है? ये सब्सिडी जा रही है सीधा अफगानिस्तान को। आप पूछेंगे क्यों जा रही है अफगानिस्तान को? इसलिए भाई 2.5 मिलियन टन अफगानिस्तान के शॉर्टेज है। अफगानिस्तान में सिर्फ 10% लोग हैं जो खाना खा सकते हैं, 10%। 50% ऐसे हैं जो एक महीने में 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं, और 50% और है जिनका खाना खत्म हो गया है, उनके पास पैसे है ही नहीं खाना खाने के लिए। तो 2.5 मिलियन टन की जरूरत है और हम इधर से जा रहा है, तो ये महंगाई कैसे नहीं होगी? तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, 250 रुपया आप सब्सिडी दे रहे हैं अफगान्स को, भाई बेहतर ये नहीं होता कि 250 रुपया वो सब्सिडी आप वो आटा से निकालें, 500 रुपया आप अंडर द एहसास स्कीम कैश आप अपने लोगों को दे दें, कि कम से कम जिन लोगों को हमारे देने वाली है हुकूमत। सही है जी, ठीक है जी, हमारे गरीब जो हों इस तरीके से एड्रेस किया जाए, उनका जो लिए सब्सिडी हम दे रहे हैं जो अफगान जाए उधर ना जाए, बल्कि अपने लोगों को पहले रिलीफ करें। ठीक है, बल्कि उनके लिए कुछ और। ये आपका अच्छा आर्गुमेंट है। मैं इसी को लेकर जरा इमरान साहब की तरफ चलूंगी। इमरान साहब, इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा जो हिलाल साहब ने कहा, लेकिन जो टारगेटेड सब्सिडी है ये तो कहा जा रहा है कि जो बेसिक बिल्कुल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर टारगेटेड सब्सिडी देने जा रही है गवर्नमेंट। एक कार्ड भी बनाया जा सकता है, राशन कार्ड टाइप, जिसपे लोगों को आटा, चीनी वगैरह
सस्ते दामों मिल जाएगा। आप समझते हैं ये टारगेटेड सब्सिडी इस महंगाई का तोड़ है? पहली बात ये जो हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं कि सब्सिडी जो 250 रुपये हुकूमत दे रही है आटे पे फी थैला, तो सारा अफगानिस्तान तो नहीं जा रहा। अफगानिस्तान तो फेंस लगने के बाद स्मगलिंग अब काफ़ी हद तक रुक रही है, लेकिन उसके बावजूद हिलाली साहब की बात को ठीक मान लेता हूँ। हिलाली साहब बिल्कुल सही फरमाया, आटा सारा ही हम कहते हैं जी अफगानिस्तान ही जा रहा है, तो चीनी भी अफगानिस्तान जा रही है क्या? घी भी अफगानिस्तान जा रहा है, सारी चीज़ें अफगानिस्तान की वजह से महंगी हो रही हैं। मुझे आप ये बताएं, असल बात यह है कि हुकूमत वक्त जो है उसका कंट्रोल ही मीशत पे कोई नहीं रहा, इनका बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कोई मैकेनिज्म उस तरह से डेवलप नहीं किया, ना ये कर सके हैं। इनकी महंगाई पे कंट्रोल एक तरह से ही था जो वज़ीर ख़जाना ने भी आते ही दावा किया था कि जनाब हम डिमांड एंड सप्लाई का एक नया सिस्टम बनाएंगे, उससे हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये वो कर नहीं सके। अब आप ये जो मर्जी ला यानी टारगेटेड सब्सिडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कब देंगे? जब इलेक्शन में 3 महीने रह जाएंगे तो आप इलेक्शन नारे के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, या 6 महीने रह जाएंगे अब कहेंगे जी हम क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हम ये क्या। देखिए अब आवाम उस तरह से आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 4.5 साल तक या 4 साल तक अगर आपने आवाम को महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पीसा, रगड़ा दिया, तो आप समझते हैं कि आखिर में अगर 3 महीने या 6 महीने आप उनको दे देंगे तो ये अवाम राज़ी हो जाएंगे। अवाम अब इस तरह के जो नारे हैं ना, खोखले नारे, उन पे तवज्जो देने को तैयार नहीं हैं। इमरान खान साहब को गरीब आदमी को राज़ी करने के लिए वाकई अमलन कुछ करके दिखाना होगा। लेकिन इमरान साहब यहाँ पर अब ये भी तो चीज़ आ रही है ना कि अब वो ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है ये तो जाहिर है वर्ल्ड वाइड है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि अपने लोगों को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दे सके। अब उसके लिए वो ये चीज कर रहे हैं अगर, तो इसमें तो कोई वो उनका रिलीफ दे नहीं ना सकते। अब इमरान खान की मजबूरी समझे, मुल्क की मईशत को इस वक्त IMF के लोग चला रहे हैं, हमारे अपने लोग तो चला ही नहीं रहे। IMF आपको ये कह रहा है कि अभी क्या तातुल है, मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं जी इस शशमाई के नहीं, आप अगली का भी जो है ना हमें अभी से जायजा रिपोर्ट दें। ठीक है, जब आप IMF की पॉलिसीज पे चलेंगे तो फिर आपको उनकी बातें मानना पड़ेंगी। IMF आपसे जो लेकिन फिर वो भी एक सवाल आ जाता है कि IMF पे भी खुद क्या कोई खुशी से गया। लेकिन हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए सीधी सादी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से आप ये मामला हल कर सकते हैं तो ये आप नहीं कर सकते। जैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा 10% कर सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से कि ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये करो, वो करो। भाई बाकी जो है, मिसाल के तौर पे आपका सप्लाई चेन जो है जो टूट गया है, और मैं उस दिन एक्सप्लेन कर रहा था आपको। अब आप मुल्क के अंदर आपको देखना है कि फार्म से मार्केट आपका सामान जल्दी पहुंच सकता है कि नहीं, और दरमियान में जो रुकावटें हैं और जो चैनल्स हैं और जो लोग हैं उनको कैसे एलिमिनेट करें कि जल्दी उधर से उधर पहुंचे और प्राइसेस पे कंट्रोल है। साथ साथ सप्लाई चेन जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए ये जो चीजें हैं, अगर ये गवर्नमेंट इस पे काम करें और मिल के करें, जल्दी करें, तो मेरे ख्याल में आज भी वैसे इस हवाले से महंगाई के हवाले से इजलास हुआ है, वजीर आजम ने मुख्तलिफ लोगों की तजावीज़ ली हैं। लाल साहब उसमें ये भी बात हुई है कि जो मैजिस्ट्रेसी निज़ाम था पहले वो दोबारा से उसको फंक्शनल किया जाए, उसके थ्रू जो है वो किया जाए। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो बात आप कह रहे थे कि उसको भी शायद एड्रेस करने की कोशिश हो रही है कि अगर मनमाने तरीकों से अपने लोग ना करते रहें पैसे वसूल। हो सकता है बहुत उसका असर भी पड़ सकता है। ये उम्मीद हारने की कोई बात ही नहीं है कि कोशिश करनी चाहिए। चलिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, तो उनकी लेते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये आपसे जानना चाहेंगे, ये टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है, चलिए ये हम अगर हुकूमत का आर्गुमेंट मान भी लें कि महंगाई को वो इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बाहर सारी दुनिया में महंगाई है, तो हम कोई आइसोलेशन में तो नहीं रह रहे, लेकिन आप समझते हैं कि ये टारगेटेड सब्सिडी जो है ये इसका हल है, किसी हद तक रिलीफ मिलेगा आवाम को? नहीं, मगर पहला मैं आपको बता दूं
कि अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ गलत है कि सारी दुनिया में महंगाई है तो यहाँ भी है। तो ये तो बिल्कुल, इकोनॉमिस्ट ने अभी कहा है कि मेजोरिटी कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा है, पहले तो उसको तस्लीम कर लें। नंबर 2 ये कि जो सब्सिडी दे रहे हैं, सवाल ये होता है कि ये कर्जे लेके दे रहे हैं क्योंकि इनके पास जो टैक्सों की वसूली हुई है उसके मुकाबले में अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि बजट खसारा आसमान पे जा रहा है। तो जो ये सब्सिडी देंगे नंबर 1, तो ये तो कर्जे लेके देंगे या बजट खसारा बढ़ा कर देंगे, इनके पास फंड्स नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है ये सप्लीमेंट होता है एक्चुअली। आपने अगर ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिसको आप सब्सिडी दे रहे हैं उसके दूसरे हाथ से उसकी दूसरी जेब से दुगने से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो फिर बेनिफिट क्या होगा? बड़ा आम सवाल ये है। तीसरी बात ये है कि जो बिल्कुल जफर हिलाली साहब ने बिल्कुल सही बात की थी पहले कि जनाब ये जो आप सब्सिडी गेहूं पे दे रहे हैं वो तो अफगानिस्तान जा रहा है, स्मगलिंग तो आप रोक नहीं रहे हैं, जखीरा अंदोजी रोक नहीं रहे हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि जो इस वक्त महंगाई बढ़ रही है वो हुकूमत की और स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियों का नतीजा है, जिसमें से कुछ पॉलिसियां कानून तोड़कर जो है वो बनाई गई हैं, यानी लोगों के। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉलर के ज्यादा प्राइस होने से तो फायदा हो रहा है उनका। बल्कि मैं, अगर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं स्टेटमेंट उनका सुनवा देती हूँ कि किस तरह से उन्होंने इसको एक्स किया है। डॉक्टर साहब ये कौन सी साइंस है? सब इस पे बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई आप थोड़े से ओवरसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इतने ज्यादा आवाम है बड़ी जो महंगाई से परेशान है वो तो इससे और मजीद चक्की में पिस जाएगी। देखिए मैं आपसे ये कर दूं कि पाकिस्तान में एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट जो है, आम बीकॉम जो है, वो भी ये समझता है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बात की है ये वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता दूं, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 55 बिलियन डॉलर्स का इम्पोर्ट करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल पे है। तो जब आप इम्पोर्ट करते हैं और रुपए को आप जो है 21 रुपए आपने डिप्रिशिएट कर दिया मई से अब तक, तो जो 55 अरब डॉलर की इम्पोर्ट है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी में तो बेताशा बढ़ गई, यानी 1 लाख डॉलर तक तकरीबन 49 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट डॉलर को? ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास कि रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम हो जाए, स्टेबल हो जाए? यकीनन है, इसलिए कि ये जो गिराई है ये गिरी नहीं है, ये रुपए की कदर गिराई गई है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर 2020 में हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये पता चल गया था कि हमने जो सस्ती शरह सूद पर कर्जे लोगों को दे रहे हैं बैंकों से, वो धड़ाधड़ इम्पोर्टेड गाड़ियां खरीद रहे हैं और गैर जरूरी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक को चाहिए था कि कुछ एक्शन लेते, उन्होंने वो इकदाम उठाए अक्टूबर में 2021 में और नाकाफी इकदाम उठाए, हालांकि इकदाम उठाने चाहिए थे इफेक्टिव दिसंबर 2020 में। ठीक है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब इमरान यकूब बात कर रहा हूँ, बड़ा शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि 3 सालों में, गुज़श्ता 3 सालों में तकरीबन 48% रुपए की कदर में कमी हुई है डॉलर के मुकाबले में। अभी आज की लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक ने एक ऑर्डर जारी किया तमाम मनी एक्सचेंज कंपनीज को कि वो डॉलर जो है वो नहीं $500 से ज़्यादा किसी को नहीं बेच सकती। आज सूरत हाल पूरे मुल्क में ये रही है कि ना कोई स्टूडेंट और ना ही कोई किसी ने अगर मेडिसिन के लिए अपनी इलाज के लिए कहीं को पैसे भिजवाने थे वो कोई भी नहीं भिजवा सका। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त मनी एक्सचेंज और स्टेट बैंक का और नादरा का जो कॉन्फ्लिक्ट है असल में वो है उनका अपना उस मामले पे कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आपस में उनके एक रिफ्ट पाया जा रहा है। अब वो एक्सेस है नहीं एक्सचेंज कंपनीज को। अब 1500 ए कैटेगरी की और 1500 तकरीबन बी कैटेगरी की हैं। ये एक्सचेंज जो है तकरीबन 1500 ब्रांचेज इनकी बनती हैं। अब किसी पे कोई कारोबार नहीं हुआ और अगर आप ये देख लें तो सिर्फ एक महीने में ये 500 मिलियन से ज़्यादा करेंसी का काम करती है और रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप देखें तो साल में कितने अरब का फ़ायदा होता है ज़र मुबादला का भी। अब अगर स्टेट बैंक इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा कि कानून लागू कर दिया और पहले बनाया नहीं, उसका अमल नहीं किया, तो इसकी इस तरह की चीज़ें टैक्स जो है वो हेल्पफुल होंगे डॉक्टर साहब? देखिए ये जो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये जो बौखलाहट में फैसला किया है ये काबिल अमल नहीं है। जो इसका सही तरीका था जो हमने हुकूमत को बताया था आपसे बहुत पहले कि आप ये कानून बना दें कि कोई भी शख्स अगर खुली मंडी से डॉलर खरीदता है
और तो वो अपने बैरूनी करेंसी अकाउंट में जमा कराता है, उसके बाद उस पैसे को बाहर भिजवा देता है। अंदाजा ये है कि एक साल में 15 अरब डॉलर इस तरह से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो हमने ये तजवीज दी थी कि आप ये कानून बनाएं कि तालीम के लिए और इलाज मुआवजे के लिए तो बाहर पैसा जा सकता है, आप अपने अकाउंट में जरूर डॉलर जमा करा दें खरीद के जो मार्केट से, लेकिन उसको आप बाहर नहीं भेज सकते सिवाय तालीम के और इलाज मुआवजे के। अगर तो ये बेहतर इसमें पॉलिसीज हो तो इसको किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। लेकिन लास्टली हिलाली साहब, अब आपको क्या लग रहा है, ऑपोजिशन भी सड़कों पर आ गई है, महंगाई फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कंट्रोल होती हुई, हुकूमत आपको लग रहा है कि खतरे में, प्राइम मिनिस्टर साहब को घबराना शुरू कर देना चाहिए? खतरे में मेरे ख्याल में, देखिए ये अनपॉपुलैरिटी जेन्युइन है, किसी ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की मेरे ख्याल में उतने सिंसेरिटी के साथ जैसे हो सकता था कि ये सब जो चीज़ है ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है और तुम लोग सड़कों पे आके और पुलिस लोगों को शहीद करना, उससे तुम्हारा मामला हल नहीं होगा। और अगर तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा थिंकिंग स्पेस मिले और मेजर्स इनैक्ट करें, तो खुदा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि पूरे दुनिया में है भाई, सप्लाई चेन टूट गए हैं, 60 और 70% इन्फ्लेशन हो रहा है, तुम क्यों बचोगे? लेकिन ऑपोजिशन को कैश करवाएगी, भले वो समझती भी हो इस मामले को। ठीक है हिलाली साहब, लेकिन इमरान साहब आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन अब यकसू है, उसको पता है कि उसका टारगेट क्या है, सिर्फ दबाव बढ़ाना, हुकूमत गिराना, नए इंतखाबात, क्या चाह रही है ऑपोजिशन? कोई यकसू है इस वक्त? इस वक्त अपोजिशन बिल्कुल यकसू है और उसका टारगेट सिर्फ एक ही है कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा। अब वो ये वक्त से पहले अर्ली इलेक्शन, उन्हें ये पता है कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, मामला इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अर्ली इलेक्शन होंगे। अर्ली इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अभी अकाली इलेक्शन हो जाए, वो अपोजिशन भी यही चाहती है कि इलेक्शन कम से कम मार्च अप्रैल तक हो, यानी वो भी 6 महीने का टाइम चाहते हैं, अगले साल वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। लेकिन अब वो हुकूमत के आसाब के साथ खेलना चाहती है, हुकूमत को अवाम के सामने मज़ीद गंदा करना चाहते हैं, वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इस हुकूमत ने बैड गवर्नेंस की वजह से गरीब आदमी को इन मुश्किलात का शिकार किया, महंगाई से मार दिया, इसलिए ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि आप अगले इलेक्शन में इनको वोट दें। असल में वो ये परसेप्शन क्रिएट कर। लेकिन अगेन वही बात है ना इमरान साहब, हम अभी जिस तरह इंट्रो में ही बात हुई और उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू भी किया कि हमें पता नहीं चलता है, अभी कोई ऐसी अगले 1-2 महीनों में चीज़ आ जाए जो गवर्नमेंट की फेवर में हो, तो अचानक से हम देखते हैं कि हवाओं का रुख बदल जाता है और जो अवाम के जज्बात हैं वो भी उसके साथ हो जाते हैं गवर्नमेंट के। तो अभी ये लगता है कि खेल जारी रहेगा, ये अगले 6 मंथ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट के लिए? मैं समझता हूँ कि अगले 6 मंथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आखिरी फाइनल राउंड है। ये फाइनल राउंड शुरू हो गया है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक बम को लात मार दी है खुद, उसके बाद शायद मामला तब उस तरह से उनके कंट्रोल में भी ना रहे। ठीक है हिलाली साहब, बम को लात तो वो मार बैठे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मामलात इस नहज पे आ चुके हैं कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी और जल्दी इलेक्शंस की सूरत हाल बन जाएगी? मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, मेरे ख्याल में 1-2 गलतियां इनसे हुई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट गलतियां हैं और बिल्कुल बेवजह अननेसेसरी गलतियां हैं। तो जब आदमी गलतियां करता है तो उसका प्राइस होता है, तो हो सकता है कि ही हैज़ टू पे द प्राइस। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले इमरान साहब एक छोटी सी बात मैं और कर लूँ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर का भी दौरा किया है, वज़ीर आला से भी उनकी मुलाकात हुई, पंजाब के रेफरेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दौरा था उनका। आज हमने देखा है कि प्रोटेस्ट भी पंजाब से ही स्टार्ट हुआ है, जो कलअदम तहरीक का, और फिर वो मामलात भी, और उसके साथ साथ दीगर भी इलेक्शन भी एक आ रहा है ज़िमनी, उसके लिए भी बातचीत हुई है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा करते हैं तो उसके बाद कोई तब्दीलियां भी रूनुमा होती हैं, तो अंदर की खबर कोई है कि कोई मजीद तब्दीली आ सकती है पंजाब में? देखिए फिलहाल आज जो वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ जो मीटिंग्स की हैं, वज़ीर आला से उन्होंने 1-on-1 मुलाकात भी की है, गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की है और भी कुछ मुलाकातें की हैं। तो आज उस तरह से तब्दीलियों की पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। आज अमन-ओ-अमान के हवाले से बात हुई और उसके अलावा NA 133 जो परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई है,
उस पे भी इमरान खान साहब का ये काफ़ी इस पे है ख्याल। वो ये चाहते हैं कि लाहौर में ये सीट जो है वो पीटीआई जीते, ताकि ये जो एक तासुर है कि सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पे पीटीआई की अब वो हैसियत नहीं है और नून लीग यहाँ पे मजबूत है, इस टैबू को तोड़ा जा सके। इस हवाले से भी मिलेगी ना, इस हवाले हमेशा आपको इस हवाले से उन्होंने सीएम को इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करके जहां और बहुत सारे मामला थे वहां ये भी एक बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कि जी एहतसाब होगा, लेकिन एहतसाब आहिस्ता 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 हमने देखा कि कमज़ोर पड़ता चला गया है। अब खुर्शीद शाह साहब की भी बेल हो गई है अदालत से, 2 साल वो गिरफ्तार रहे लेकिन आज वो भी रिहा हो गए हैं। उसकी क्या वजह है? क्या नैब की एक दफ़ा फिर से नाअहली है या मामलात कुछ और हैं? एक ब्रेक के बाद डिटेल में बात। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब से तो सभी नाला रहते ही हैं क्योंकि हमने देखा कि हुकूमत भी कुछ बहुत खुश नहीं है क्योंकि उनके जो मन मर्जी के केसेस हैं उन पर तो कोई फैसला कभी आया नहीं नैब में। और अगर हम अदालत की बात करें तो वो भी सरजनिश करती रहती है। ऑपोजिशन के तो शिकवे शिकायत अपनी जगह मुसल्लम हैं ही, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नैब ऑर्डिनेंस का आना, उसके ऊपर भी अलग से तनकीद हुई और अब एक ताज़ा पेशरफ्त ये है कि एक एक करके जो मुल्जिमान नैब के छूट रहे थे उनमें अब खुर्शीद शाह भी शामिल हो चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, 2 साल से वो तकरीबन नैब की हिरासत में रहे और उनसे पूछगछ भी हुई। आमदन से ज़ायद असासा जात का केस था लेकिन इन द एंड वो कुछ साबित ना हुआ। बल्कि अगर हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें तो जो नैब का मौक़िफ़ था वो ये था कि जी 40 बार उन्होंने बैरून ममालिक का सफ़र किया और ख़ानदान वालों ने भी 100 बार दौरे किए। 37 करोड़ कैश में उनके ख़ानदान के पास है और ओवरऑल 1 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे बनाने का इल्ज़ाम जो था वो आयद किया गया। लेकिन ऐसा कुछ फिर साबित क्यों ना हो सका या क्या मामला था, किस तरह की ये प्रोसिक्यूशन थी? बहरहाल इन दी एंड हुआ ये कि उनको ज़मानत तो मिल गई है। अभी नाम ईसीएल पे है लेकिन बहरहाल वो रिहा हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इसमें अब किसको कोसा जाए, क्या कहा जाए? क्या वाकई वो क्लीन है इस वजह से ऐसा हो रहा है या फिर नैब की प्रोसिक्यूशन एक दफ़ा फिर से कमज़ोर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, क्या वजह नजर आ रही है? खुर्शीद शाह साहब, आपको लगता है 2 साल बहुत होते हैं वैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी पर केस साबित करने के लिए? बहुत, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये नैब के प्रोसिक्यूशन टीम का वीकनेस है। 2 साल एक आदमी को आप जेल में रखते हैं और 2 साल तक आप उसके खिलाफ कहते हैं कि हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे उसके खिलाफ। तो भाई कब तक तुम रखोगे उनके पास, उनको जेल में ये एविडेंस कलेक्ट करने तक, उम्र भर तक? और बिल्कुल सही किया कि इन्होंने उनको बेल दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, ये जो इन्होंने ऑलरेडी एविडेंस था इनके पास, ये काफी नहीं था? मिसाल के तौर पे जैसे किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि अगर आपके कहते हैं कि 600 अरब एक आदमी ने चोरी किया है, अरे और सिर्फ 400 अरब आपको मिला है, क्या भाई वो काफी नहीं है 400 अरब उसको केस शुरू करने के लिए? कि आप कहें नहीं, आई वांट टाइम। मैं आपको बताता हूं, मुझे ये माला फाइडे लगता है। मैं समझता हूं इन्होंने जानबूझ के टाइम मांगा इसलिए कि इस आदमी को बेल हो। अच्छा। नहीं तो क्या वजह था? 400 अरब काफी नहीं है इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए? दूसरी बात यह मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप बेनामी, ये कहते हैं वो नहीं बेनामी था और इस बाकी ये थे, हमें एविडेंस चाहिए ये वो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बेनामी और दूसरा बेनामी प्रॉपर्टी काफी नहीं है कि बेनामी हो, वो आपने लिंक करना है उस आदमी का और वो पापड़ बेलने वाला मिसाल के तौर पे वो और आपका क्या कनेक्शन था। ये नहीं हो सकता है कि वो उसके पास प्रॉपर्टी था और आपको वो गिल्टी फाइंड करें। नहीं, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, लिंक को प्रूव करना होगा कि वो आदमी आपका नौकर था, आपका बंदा था, आपका कनेक्शन था। तो ये भी नहीं किया है इन्होंने। तो मैं तो हैरान इस बात पे हो गया हूं समीना
कि मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या खेल है ये नैब का। अगर हिलाली आप साहब हर एक रुपया के लिए ठहरेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हिलाली साहब इसमें एक चीज ये भी है कि लोग तो ये कहते हैं कि इस टाइप के केसेस में तो बेसिकली जो मुल्जिम होता है, एक्यूज्ड पर्सन होता है, उसको ये साबित करना होता है कि उसके पास ये पैसे आए कहाँ से, मनी ट्रेल उसने देनी होती है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर होता है, ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। तो हम तो अभी तक इसी मामले से नहीं उलझ पा रहे होते कि ये कैसे तफ्तीश होती कैसे है नैब की वैसे। नहीं तो आप मुझे बताएं कि जब आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं बेनामी, तो किसी आदमी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है उसके पास 10 करोड़ कैसे हैं, आप जाके मैं इल्जाम जाके इमरान याकूब पे लगा दूंगा, कहूंगा कि ये उसका है? नहीं, आई हैव टू प्रूव कि इनका कोई कनेक्शन था, इनका कोई कांटेक्ट था। और अगर मैं करप्शन किसी के खिलाफ करता हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये आदमी फैसले दे रहा था फलाने साल में या फलाना वक्त, और 5-6 फैसले दिए हैं, और आप देखेंगे कि उन फैसलों से इसने गलत तरीके से पैसे बनाए और वो पैसे फिर ये आपने पकड़ा जो है वो उधर के पैसे हैं। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं कह सकते। वैसे आपकी बात में बड़ा सब्सटेंस है। मैं ये इमरान साहब के पास लेके जाती हूँ। इमरान साहब, ये बात बड़ी मजेदार है वैसे कि अक्सर जो ब्यूरोक्रेट्स पे या और लोगों पे जो इन्होंने केसेस पढ़े, बड़ी रिकवरियां भी की हैं, बड़े वो हिसाब किताब बताते हैं जितनी रिकवरी, लेकिन सियासतदानों से कोई रिकवरी नहीं होती। क्या सियासतदान इतने मासूम है या ये जानबूझ के उन्हें ढील देते हैं? उसकी बुनियादी वजह ये पहले समझ लें कि हिलाली साहब की तो वैसे सारी बातें ही बड़ी मज़ेदार होती हैं। आप, मुझे तो हैरान नहीं है कि आपको सिर्फ एक बात इतनी मज़ेदार लगी, मुझे तो उनकी सारी बातें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। दूसरी बात ये, मैं इस पर कोई भी तबसरा करने से पहले हिलाली साहब ज़रा सुन लें कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने जो अहम ऑब्जर्वेशन दी है वो क्या है। मुअज़्ज़िज़ अदालत की ऑब्जर्वेशन ज़रा सुने। कहते हैं जी, नैब हुक्काम खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने का मुनासिब जवाज़ पेश नहीं कर सके, जबकि 2 साल तक हिरासत में रखने के बावजूद नैब मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सका। नैब के पास वाहिद सबूत ये है कि मुल्जिम 40 मरतबा बैरून मुल्क गया है, लेकिन इन दौरों पर कितनी रकम खर्च आई नैब के पास इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। अगर आप सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन पे गौर कर लें तो आपको, मुझे तो जाती तौर पे बड़ा शैलो सा वो लगता है। मुझे 2 चीज़ें इसमें नजर आती हैं। पहली क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन खुद नैब के खिलाफ एक चार्जशीट है। किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर आपने एक बंदे को 2 साल तक जेल में रखा है, अपनी हिरासत में रखा है, और उसके खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं हो सका, कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, तो उसके 2 ही मतलब निकल सकते हैं ना। नंबर 1 ये कि वो बेकसूर था और आपने सिर्फ उसे इतना तवील अरसा एक सियासी इंतकाम के लिए हिरासत में रखा, ये गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि वो बेकसूर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो वाकई ही करप्ट था, लेकिन आप इतने नाअहल हैं, आप इतने नालायक हैं कि आप कोई भी उसमें वो जुर्म साबित नहीं कर सके। ये दोनों बातें, अगर इनमें से कोई एक बात भी सच हो तो चार्जशीट नैब के खिलाफ ही बनती है। लिहाजा मामला ये है कि या तो इन्होंने खुर्शीद शाह साहब के साथ जुल्म किया, उनको 2 साल जेल में रख के, अगरचे वो इनकी हिरासत में तो रहे हैं लेकिन जेल में बहुत कम अरसा रहे हैं, ज्यादा अस्पताल में रहे हैं, लेकिन थे तो हिरासत में। दूसरी बात ये, एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हो। दूसरी बात ये कि आप इतने नाअहल हैं कि आप वहाँ पे जो आपसे प्री बार्गेन, अब ये आपके सवाल का जवाब है कि सियासतदानों से क्यों चीज़ें नहीं साबित होती, तो सियासतदान इन्हें प्री बार्गेन नहीं करते। जो सरकारी अहलकार होते हैं वो इनसे प्री बार्गेन कर लेते हैं, इनको भी कुछ मिल जाता है। हमारे सियासतदान शायद इतने महा हैं कि वो समझते हैं कि हम इनको इसमें से हिस्सा क्यों दें, जो इनको कुछ देते ही नहीं है। पॉलिटिकली भी सूट नहीं करता ना, अगर वो एडमिट कर लेंगे। प्ली बार्गेन तो एक किस्म का एडमिशन होता है ना कि आपने भी एक काम किया है। ऐसे ही है ना, लेकिन मामला तो ये है ना कि नैब तो फिर मैं तो हमेशा यही चीखता हूँ ना हिलाली साहब के साथ कि नैब किसी सियासतदान जी हिलाली साहब देखिए बिल नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा कह के नैब को हम सब चीज इल्जाम नैब पे दे दें। प्रोसिक्यूशन वीक है, बिल्कुल सही है, मगर एक और चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, सियासतदान को पता है कि उसके खिलाफ अगर कोई गवाह देने आए, अगर कोई एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने आए तो उसको धमकियां जाएंगी।
और माफ करिए, मैं समझता हूं हमारे सियासतदान ऐसे हैं, ऐसे ब्लड थर्स्टी लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि एक चीज हर वक्त याद रखना चाहिए कि जो आदमी को आप कहते हैं कि जाओ इसके खिलाफ गवाह दो, जाओ कोर्ट में पेश हो, जाओ कहो कि हाँ ये चोर है, तो खौफ से नहीं लोग जाते। और खास तौर वो लोग जिन्होंने फायदा भी उठाया है उस डील से, खुद वो मुलव्वस थे, मेरे ख्याल में वो सियासतदान से वो बहुत डरते हैं। और आप देखेंगे केसेस ट्रांसफर होते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ओनली बिकॉज विटनेस कहता है कि मैं उधर जाके गवाह नहीं दे सकता इनके खिलाफ। और ये बिल्कुल सही कहा इमरान याकूब में, खुर्शीद शाह साहब तो 7 स्टार में थे, 7 स्टार, जिधर वो जाते थे वही जेल बन जाता था, घर भी जेल बन जाता था, अस्पताल भी जेल के अंदर हो जाता था। देखिए तो हमें पता है क्या होता है क्या नहीं। अच्छा हिलाली साहब, इस वक्त जस्टिस राइट शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जरा एक लीगल ओपिनियन भी शामिल। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल, वालेकुम सलाम। जी जस्टिस साहब, खुर्शीद शाह साहब भी आज उनको भी बेल मिल गई है, ये जरा फरमा दीजिए कि ये एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सियासतदानों पर केस तो बहुत ऐसे बज़ाहिर जब आके बताया जाता है तो लगता है बड़े तगड़े केस बने, लेकिन बाद में नैब क्यों कुछ साबित नहीं कर पा रही? क्या ये नाअहली है नैब की या फिर कोई और वजह है? देखिए, जो पहले कानून था अब तो चेंज कर दिया उन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन जो पहले जो कानून था वो ये था कि जब नैब चाहती थी किसी को पकड़ना तो वो पकड़ लेती थी, और उसके बाद फिर वो उसकी बेल सिर्फ हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करके हो सकती है, जो कि आमतौर से गलत चीज़ है। आमतौर से ये होता है कि ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो बेल दे सकती है। तो ये एक गलत कानून था जो कि चल रहा था, और सियासी मकसद था उसका कि किसी को पकड़ के बंद कर दिया जाए। तो इस वजह से आप देखते हैं कि आमतौर से जितने लोग हैं, चाहे उन्होंने गलत काम किया और नहीं किया उसकी अलग बात है, लेकिन उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उनको अपने को निकलवाने के लिए लोअर कोर्ट से मुश्किलात पैदा होती थी। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता था, और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कोई चीज पेश नहीं कर सकते थे ऐसी जिससे दिखा सकें कि उनके पास कोई डेफिनेट कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होता था कि उनको छोड़ देती थी। तो ये हो रहा था पिछले दिनों से। काफी लोग इस तरीके से तो अब इस ऑर्डिनेंस के बाद सूरत हाल चेंज हो गई है शाइक उस्मानी साहब? जी जी, इसके बाद अब ये है कि अब जो पावर है बेल देने की वो अब ट्रायल कोर्ट को दे दी गई है। नैब की जो ट्रायल कोर्ट है उसको दे दी गई है। अब उनको पिटिशन नहीं फाइल करनी होगी, और वो जो नैब कोर्ट जो है खुद देखेगी कि उनके पास इतने सबूत हैं, इतनी चीजें हैं कि वो इनको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और फिर उसके बिना पर वो उनको बेल देगी नहीं देगी, जिस तरह के दूसरे केसेस में होते। ठीक। अच्छा जस्टिस साहब, एक फाइनल इस पे भी रिमार्क्स दे दीजिएगा प्लीज़ कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद नैब के इदारे की कोई ज़रूरत रह गई है? क्योंकि ज़्यादातर तो लोगों का ये ख्याल है कि डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिफरेंट इदारों को चले गए हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, FBI देखेगा, FIA देखेगा, तो फिर नैब की कोई ज़रूरत बाकी रह जाती है? देखिए, ये जब आपको याद होगा ये सितम ज़रफ़ी है कि ये नैब का कार्रवाई जो है, एहतसाब की कार्रवाई जो है नवाज शरीफ साहब ने खुद शुरू की थी, आपको याद होगा, और उन्होंने और वो अब उसी से पकड़े गए हैं। तो अब ये जो शुरू किया गया था वो दिखाने की कोशिश तो यही थी कि हम अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लाना चाहते हैं मुल्क में। हालांकि अकाउंटेबिलिटी के लिए सारे अदारे मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, FIA मौजूद है, FBR मौजूद है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट बैंकिंग हर एक कोर्ट्स मौजूद थी। लेकिन ये एक नया तरीका निकाला गया था लोगों को तंग करने के लिए, अपने जो सियासतदान उनके खिलाफ थे, और वो इवेंचुअली जिससे कहते हैं ना, व्हेन चिकन कम होम टू रूस्ट, यानी आपने कोई गलत काम शुरू किया उसी की वजह से बाद में आपको मुसीबत पड़ती है। तो ये इसी तरह से नवाज शरीफ को पड़ गई मुसीबत। और लेकिन अब जो खत्म कर देना चाहिए, जो अमेंडमेंट जो की है वो उन्होंने ठीक की है और सही की है। मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए ये चीजें जो पहले पावर थी नैब की, वो नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच। तो इससे तो इमरान साहब जस्टिस साहब का तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है कि फिर तो जाहिर है कि वो आपकी जब डिफरेंट कोर्ट्स के, और जो हम बात करते हैं ना इमरान साहब, मुख्तलिफ इदारों के पास चले जाते हैं, रादर वो ज़्यादा उनके पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं इस काम के लिए, और वो ज़्यादा शायद इक्विप्ड हैं कि वो इन चीज़ों को देख लें। जैसे हिलाल साहब अक्सर ही मैंशन करते हैं कि ये लोग तो उतने एक्सपर्ट ही नहीं है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है इनके पास, चीज़ें नहीं हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए असल में ना नैब जब किसी केस में कमज़ोरी दिखाता है तो उसमें उस कमज़ोरी के बाद जो इस तरह का नतीजा निकलता है तो उसका दब्बा सिर्फ नैब पे नहीं लगता, उसका दब्बा पूरे एहतसाब के अमल पे लग जाता है, और एहतसाब से ही लोगों का एतमाद उठना शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये तो सियासी इंतकाम है, ये एहतसाब है नहीं। अब जब FIA और FBI अगर प्रॉपर अपना काम करेंगे तो इससे ना सिर्फ ये होगा कि उनके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं, उनकी अपनी अपनी उसमें स्पेशलाइजेशंस भी है, अगर वो सही वाकई ईमानदारी से अपना काम करें तो नैब के पास वैसे ही केसेस कम आएंगे। लेकिन अगर वहाँ भी इसी तरह का रवैया होगा तो फिर काम इसी तरह। लाल साहब आप भी इस पे कमेंट कर दें, और साथ ही एक छोटा सा कमेंट इस पे भी कर दें कि आपको लगता है कि सब लोगों के बाहर आ जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर का जो अकाउंटेबिलिटी का एक नैरेटिव था उसको अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो उसमें थोड़ी बहुत जान थी वो भी ख़त्म हो गई है? देखिए उनका नैरेटिव से मुझे कोई ये नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक केस को दे कैन सेंड इट टू कोर्ट, कोर्ट के अलावा तो नहीं कर सकते हैं ना, वो बनी गाला में आके तो फैसला नहीं कर सकता है, जो भी केस हो जाहिर है उसको अदालतों के पास जाना पड़ता है। मगर देखिए मैं तो हैरान इस बात पे हो गया हूं, आप जब पढ़ रही थी कह रही थी कि खुर्शीद शाह के खिलाफ 37 करोड़ का एक चार्ज है, भाई वही काफी नहीं है आपको 37 करोड़ का चार्ज को कोर्ट में ले जाना, वो काफी नहीं है आपको, वो तो प्रूफ है ना आपके पास। और मैं तो समझता हूं उसकी फैमिली अगर 100 दफे बाहर गई है और वो खुद 40 दफे बाहर गया है, कितना देर और कितना मुसीबत है उसको प्रूफ करने के लिए भाई कि ये जो गया है ये किसके पैसे पे कैसे गया है, उसको इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूं ये दाल में कुछ काला लगता है मुझे ऐसा लगता है कि प्ली बार्गेनिंग के ख्वाहिश में इन्होंने इसको रखा है और इन्होंने सोचा है कि हम ऐसा केस बनाएंगे कि आखिर ये मान जाएगा और 15-20% हम लोगों को भी मिल जाएगा। आई डोंट नो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए, लेकिन बहरहाल अभी तो यही हुआ है, खिलाफ मशहूर आदमी। लेकिन देखते हैं जी आगे इसका क्या केस, अभी खैर केस खत्म नहीं हुआ, लेट्स सी कि इसमें से कुछ निकल पाता है या नहीं। एक ब्रेक नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं बलूचिस्तान हुकूमत के मुस्तकबिल की। फाइनली जो तहरीक अदम एतमाद है वो जमा करा दी गई है, क्या कामयाब होगी या नहीं आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, लेकिन उसके बाद से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि ज़हूर बलीदी ग्रुप के 4 अरकान भी लापता हो गए हैं। क्या इसका मुस्तकबिल होगा जानते हैं? इमरान साहब कामयाब हो जाएगी? मुझे लगता है कि कामयाब हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, उसकी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन वजूहात बयान करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है और जिस तरह से उनके मुअज़्ज़ज़ अरकान लापता हुए हैं, तो मुझे तो छांगा मांगा और स्वात की जो थी ना सियासत, वो याद आ गई। वही एपिसोड फिर अब दोहराया जा रहा है। आप देखें हालात वहाँ पे इतने बिगड़े हैं कि लोगों को स्पीकर साहब के घर में पनाह लेना पड़ी है। दोनों तरफ से आप देखें कि क्या कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा। पैसे भी मिल रहे हैं लोगों को, मैं आपको सुनवा देती हूँ। अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने क्या बताया, कितने पैसे मिल रहे हैं, सुनिए जी। मैं अपने अल्लाह रसूल और कुरान को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, फुल हार्स ट्रेडिंग कर रहा है जाम। मैं सरदार खेतरान कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मुझे ऑफर की गई पहले 100 मिलियन जिसका 10 करोड़ बनता है पसंद की वजारत, फिर 10 करोड़ माइंस एंड मिनरल्स, आखिर में 20 करोड़ PND की मिनिस्ट्री, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग 2 मिनिस्ट्री हैं, वो इस हद तक वो पहुंच चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग, अगवा बराए वोट। ये तो कहा जा रहा था कि लूटोक्रेसी होगी, सबको मिलेंगे तो सब मान जाएंगे, लेकिन वो तो आके कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे भाई, हमें तो रिश्वत मिल रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्हें शायद ये लग रहा है कि हम अगर अपनी हुकूमत बना लेंगे तो इससे ज्यादा कमा लेंगे, ये भी जो चीजें ना इससे ज्यादा फायदा हासिल कर लेंगे, शायद वो ये समझते हो। लेकिन ये अगवा बराए तावान जिस तरह से होता था ना, ये अगवा बराए वोट एक नई इस्तिलाह आई है बलूचिस्तान में। आप देखें वो खुद कह रहे हैं अब्दुर्रहमान खेतरान साहब का भी ले लो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। जी लाली साहब।
मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इस बात पे बात ही करना। ये फास है, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी का एक कंटेम्प्ट फॉर डेमोक्रेसी है। सबको पता है, ये लोग खड़े होके कह रहे हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है कितने ऑफर किसको हो रहा है, मुझे भी पता है ये जो 3 वोट्स जो गायब हो गए हैं वो किधर गए हैं, कौन था, क्या कहा उनको। इट्स सो टेरेबल, आई मीन इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। अफसोस आता है कि मुझे टेलीविजन पे आके बैठ के कमेंट करना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर्स और एक पूरा प्रोविंस में इस किस्म की क्या कहते हैं इसको हो रहा है, बिल्कुल छांगा मांगा। ये तो ये वैसे ये वो जो संजरानी का भी वोट था वो भी ऐसे लगभग, यार खुदा के लिए छोड़ो इसको। आई मीन बेटर नॉट टू हैव डेमोक्रेसी, है ही लुटोक्रेसी। किधर से 20 करोड़ ला के चीफ मिनिस्टर किसी को दे सकता है अगर उसके पास इतने पैसे हो? कैसे उसका डिस्क्रेशन इतने पैसे पे हो सकता है? मैं नहीं मानता वो उसके पैसे हैं, मैं समझता हूं ये कोई अफीम के पैसे हैं या कुछ और किस्म के पैसे हैं। शॉकिंग, डिस्गस्टिंग। और खत्म करो इस सिस्टम को, खुदा के लिए सोचो, कोई बेहतर सिस्टम लाओ जो माने शर्म। आपको मैंने इमरान को पूछो, शर्म नहीं आ रही है उसको इसके बात करने के बारे में? मुझे तो लगता है यूज्ड टू हो गए। अब देखिए असल में ना सिस्टम की खराबी तो है, लेकिन सिस्टम से ज्यादा ये लोगों की खराबी है। लेकिन अब हिलाली साहब, जाम कमाल साहब के लिए ज्यादा परेशानी की बात इसलिए भी है कि वफाकी हुकूमत ने भी अब हमारे ज़राए के मुताबिक आउट ऑफ द वे जाके उनकी हमायत करने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो अब इसलिए भी उनके बलूचिस्तान में उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। देखिए जब ये मामला होगा, इस तरह का मामला होगा तो फिर इसी तरह से होगा। करप्शन जो है, करप्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लोग करप्शन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं करे, लेकिन वहाँ पे तो परवेज खट्टक साहब भी पहुंचे हुए थे, सादिक संजरानी ने भी मामला तय करवाने की बड़ी कोशिश की है। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब लेटेस्ट ये है कि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया और उन्होंने शायद फेस सेविंग के लिए ये कहना शुरू कर दिया है कि हम आउट ऑफ द वे जाके अपने वज़ीर आला की हमायत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि अगर ये जिस तरह से कामयाब हो जाती है तो फिर जो हुकूमत बननी है उनकी भी तो उन्हें सपोर्ट चाहिए। बार बार इसी जगह बलूचिस्तान में इस तरह की चीज़ें बार बार क्यों सामने आती हैं? ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि अक्सर ही हम देखते हैं हर गवर्नमेंट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक दफ़ा ज़रूर हिलती है लूटोक्रेसी की वजह से। जब जहाँ पे इस तरह के मामला ज्यादा होंगे वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल ज्यादा होगी। और हिलाली साहब आप लास्ट कमेंट कर दें, फिर मैं इसलिए समझता हूँ ये हो रहा है कि 1947 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को एक कानून आना था जो सब ये सरदारी सिस्टम, ये प्रिंस और नवाब ज़ादे और मखदूम, इनको सबको ख़त्म कर देना था और कहना था कि सब लोग मिस्टर होंगे बस। ये क्या है ये? आई मीन सरदारी सिस्टम, ये देख रहे हैं इनको, उनके हालात देखिए उनके ट्राइब्स के। उन लोग जो उधर पानी नहीं देखा है उन्होंने पता नहीं कितने सालों से बिजली के लिए सन लैंप्स लेके फिरते हैं। मैं एक चैरिटी पे ज्वाइन किया हूँ, हेल्प बलूचिस्तान चैरिटी है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितना दूर चलना पड़ता है उनको पानी लेने के लिए 74 साल बाद इन सरदारों के हाथ में। और ये हर जो सरदार है ये बाहर जा रहा है, इसके पास तकरीबन हर एक कबीले को मौका भी मिल चुका है जो है। सही, ठीक है। मैसेराटी और लैम्बोर्गिनी और फेरारी लेके फिर रहे हैं बाहर, यार छोड़ो। और तकरीबन हर कबीले को मौका मिल चुका है, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान की वो नहीं बदली है किस्मत। लेकिन ये ज़रूर हम देख रहे हैं कि बार बार गवर्नमेंट बदल जाती है और एक ही टेन्योर में कई दफ़ा भी बदल जाती है। बहरहाल देखते हैं जी आने वाले दिनों में जाम कमाल साहब के खिलाफ अदम एतमाद का क्या मुस्तकबिल होता है, क्योंकि नज़रें इसलिए भी लोगों की जुड़ी रहती हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट चेंज होती है तो लोग कहते हैं कि उसके बाद फिर एक सिलसिला चल निकलता है और अच्छा शगुन नहीं होता ये वफाकी हुकूमत के लिए भी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।